हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपकी जो प्रश्नावली 5.3 थी उसका 10-12 मिनट का हमने इंट्रोडक्शन किया था कि एस एन के दो सूत्र याद रखने। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक एस एन का सूत्र याद रखना n/2 a प्लस a। और उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपको सूत्र याद हो गए होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली वो होने वाली उदाहरणों की। उदाहरण नंबर 11 से लेकर उदाहरण नंबर 16 है टोटल आपके 5.3 से पहले। फिर प्रश्नावली को अलग अलग भागों में बांट देंगे, 3 या 4 भागों में। 4 भागों में बांट के मैं करवा दूंगा आपको सिलेबस से मतलब है 3 वीडियो में है, 4 वीडियो में, आपका काम है देखने का, देख लें। इस क्लास में हम करेंगे उदाहरण नंबर 11 से लेकर 16 तक। पहले उदाहरण नंबर 11 क्या कह रहा, आपके पास एक एपी दे रखी है कि प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। अगर आपको 5.2 नहीं आती, आप मान के चलिए 5.3 आपके समझ में नहीं आएगी, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। बिल्कुल भी पल्ले भी नहीं पड़ेगी आपके। तो कृपया करके 5.2 को बड़े तरीके से रिवीजन करो, सूत्र ध्यान रखो, करना, ठीक है। चलो साहब, पहले तो मैं लिखता हूं इसकी एपी। क्या लिखता हूं? एपी। अब एपी में पहले देखो 8 लिखूंगा, फिर प्लस में 3 लिखूंगा, फिर माइनस का 2 लिखूंगा एस एस। आपको सर ये प्लस क्यों लगा है? योग निकालना, इसका मतलब प्लस है। और कितने पदों तक? 22 पदों तक। ऐसे मुझे कितने पद लिखने हैं? 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 22 पद अगर मैं लिखूंगा, फिर जोड़ के बताऊंगा कितना आ रहा है। मैं मूर्ख नहीं हूं ना, ऐसा काम थोड़ी करूंगा। अपने पास तो तरीका है, हम तरीके के हिसाब से चलेंगे। हमने कितने पद लिख दिए? शुरुआत के 2 ही बहुत है। अब प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ जाएगा, n का मान दे रखा, पदों का योग निकालने में क्या दिक्कत, आराम से निकल जाएगा। चलिए साहब, ये तो एपी बन गई प्रथम पद। आप लिखेंगे सर इसका जो प्रथम पद होता है उसको a से डिनोट किया जाता है, बराबर 8। ये देखो 5.2 चल रही, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं इसके सार्वंतर की, किसकी बात करूं? सार्वंतर की। d बराबर सूत्र होता है a2 माइनस a1। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो d बराबर a2 कितना? 3 माइनस a1 कितना? 8। तो -8 में से 3 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 5 बचेगा। पक्की बात है। और पदों की संख्या आपको दे रखी, पदों की संख्या जिसको n बोला जाता है वो कितना दे रखा है आपको? 22 दे रखा है। और पदों का योग आपको निकालना। अब कितने पदों का निकालना? वैसे 22 का निकालना, मैं केवल पदों का योग लिख रहा हूं। एस एन बराबर आपको क्या करना है? ज्ञात करना। पहली बात तो यहां तक बताओ, किसी लाल और लाली को कोई समस्या है क्या? आपके पास एक एपी थी, आप कॉमा लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, योग है तो मैं प्लस लगा रहा हूं, बाकी काम वही करेगा। प्रथम पद a2 माइनस a1 सार्वंतर और पदों की संख्या और एस एन आपको निकालना। अब सूत्र आपको पता होना चाहिए। आप लिखेंगे चूंकि एपी के n पदों का योग, वो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। उम्मीद है आपको सर आपने वो क्यों नहीं लगाया an बड़ा, तो an है कहाँ आपके? लास्ट अंतिम पद तोड़ दे रही है, तो 22 पदों तक निकाल। अगर लास्ट पद दे रखा होता तो मैं वही लगाता। अभी देखना आप सवालों में, आप केवल क्लास लें पूरी, 5.3 के साथ जुड़े हुए रहें, साथ साथ रिवीजन करें, आपके एक भी डाउट नहीं रहेगा लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना। जब an नहीं दे रखा, क्योंकि आप एक बात होता ना, जब d दे रखा तो d वाले सूत्र लगाऊंगा ना, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए साहब, s की जगह s, n का मान कितना? 22। तो मुझे कितने पदों का योग निकालना? 22 पदों का। तो s 22 बराबर ये बन जाएगा n का मान 22/2। सही है ना? देखो n की जगह 22, फिर बटा में 2, फिर लिखा 2 गुणा में, फिर क्या a का मान कितना है? 8 प्लस n का मान है 22, सूत्र के अंदर -1 और d का मान है -5। ध्यान से देख लो, सूत्र में वैल्यू पुट कर दी। s 22 बराबर n का मान 22/2, 2 गुणा a का मान 8 प्लस n की जगह 22, फिर -1 और d की जगह -5। ये वैल्यू जो थी सूत्र के अंदर पुट मैंने कर दी। तो ये बनेगा s 22 बराबर 22/2 का मतलब कितना होता है? 11। 8 को 2 से गुणा करोगे 16, और ये बचेगा 21 गुणा में -5। 22 में से 1 गया, 21 गुणा में -5। तो s 22 बराबर 11, 16 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -21 को 5 से गुणा करोगे तो माइनस का 105 बनेगा। इनका गुणा ये आ गया।
तो ये बनेगा साहब S22 बराबर 11 गुणा माइनस का गुण 90। साइड चेक कर लो, माइनस का गुण 90 है क्या? चेक करना जरूरी, चेक करो। पक्की बात है, ये आएगा क्या? माइनस का गुण 90 बिल्कुल। तो S22 बराबर माइनस का 900 गुण 80 आ जाएगा। कितना? माइनस तो रहेगा, 11 को गुण 90 से गुणा करोगे तो माइनस का 900 गुण 80 आएगा। ये आपके उत्तर आ गया। अब आपको एक लाइन ध्यान रखनी, थोड़ी लैंग्वेज इसमें एपी में जरूर लिखनी होती। आप लिखेंगे अतः एपी के 22 पदों का योग माइनस का 900 गुण 80 होगा। लो सर, ये खत्म हो गया सवाल। करना क्या, समझना पूरी चीजें धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा सा क्या चैप्टर शुरू होता है ना तब मुश्किल लगता है। एक बार में 100% आपको चीजें समझ भी नहीं आएगी। कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे साथ में मिलकर, तो एक ना एक दिन पक्का सवाल आएगा आपको। ठीक है, तो करना क्या, आपके पास एक एपी दे रखी थी, एपी का प्रथम पद, इसमें से ये माइनस किया, 3 माइनस 5, 3 माइनस 8 माइनस का 5, 22 पदों का निकालना है, तो पदों की संख्या 22 होगी। योग निकालना है एपी के इन पदों का योग, ये सूत्र लगाना। आपको सर वो क्यों नहीं लगाए? वो इसीलिए नहीं लगाए क्योंकि अंतिम पद दे नहीं रखा था कहीं सा इस श्रेणी के अंदर, आपको समांतर श्रेणी में अंतर वो लास्ट पद दे नहीं रखा, ये लगाए। बाकी कैलकुलेशन है, एन का मान रखा, ए का मान रखा, एन का मान रखा, डी का मान रखा, ये 11 हो गया, इनका गुणा ये हो गया, इसमें से ये गया, ये गुणा किया, माइनस 105 है, इसमें से ये गया, ये बचा, ये तो गुणा है। मेन काम ये यहां तक था, ध्यान रखना, ये पहचानने वाला। बाकी तो गुणा भाग केवल कैलकुलेशन का काम है, सब खेल कैलकुलेशन का। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात तो एकदम इजी वे में क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने एक्चुअल में आपको करवाया है। बात आगे समझ में, ये तो, और ये भी आ जानी चाहिए। धीरे धीरे आप चलते जाएं, सवालों के अंदर कैसे सूत्र लगेंगे आपको अपने आप खुद को आइडिया लग जाएगा। मैं ये लगाऊं या वो लगाऊं, मैं ये लगाऊं या वो लगाऊं, टेंशन मत लो, मस्त रहो। ये मेरी गारंटी है, करवाने का काम आप बिंदास होकर पढ़ाई करो। जितना करवा रहा हूं उतना कर लें। आपको किसी चैप्टर में पूरे 10th क्लास के जो कंप्लीट सिलेबस 100% उस सिलेबस का भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, मस्त रहो। ठीक है, तो ये कर दिया हमने एग्जाम्पल नंबर 11 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। आपको केवल ये चीजें पहचाननी और आपको याद हो तो ये जो चीजें हैं ना वो 5.2 की चल रही। एक एस एन का नहीं है, हर बार हम ए एन का सूत्र लगा रहे थे, अब एस एन का लगाना, क्योंकि योग निकालने में ऐसा नहीं आता है। तो ये है, बाकी पूरे कैलकुलेशन, कंप्लीट कैलकुलेशन हमने आपके सामने रख दी। तो उम्मीद है उदाहरण नंबर 11 बेहतरीन तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में क्या बोला है, पूरी प्रश्नावली 5.2 के भाषा बोल दी, ध्यान रखना। सवाल ने क्या बोला है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050, अभी हमने 22 पदों का योग निकाला था, माइनस का 900 गुण 80 आया था पहले वाला उदाहरण। अब इसने बोला शुरुआत के जो 14 पद आप जोड़ोगे ना उनका योग कितना आएगा, ये एपी कह रही 1050। इसका मतलब आपको एस एन यानी कि एस 14 का मान दे रखा है और एन का मान तो 14 हो गया, ठीक है। इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये 20वें पद, 31वें पद, 27वें पद तो किसमें ज्ञात किया था हमने? 5.2 के अंदर नहीं किया था क्या? तो पूरी 5.2 है, ध्यान रखना। तो पहली बात तो सवाल के अंदर हम लिखेंगे जो दिया गया आपको उसको बढ़िया तरीके से लिखते हैं। अब हम लिखेंगे इसका दिया गए हम सबसे पहले लिखते हैं इसका प्रथम पद। क्या लिखते हैं इसका? प्रथम पद, जिसको ए बोला जाता है। कितना दे रखा है? ऐसा 10 दे रखा है। और पदों की संख्या दे रखी है आपको, बिल्कुल दे रखी। पदों की संख्या जिसको n बोला जाता है वो तो दे रखा है 14। 14 पद है ना इसके अंदर। और योग दे रखा आपको, योग का मतलब कितने पदों का योग दे रखा है? 14 पदों का, वो है 1050। एस 14 का मतलब है कि शुरुआत के 14 पदों का योग कितना है? 1050 है। और आपको निकालना है इसका 20वां पद। कौन सा पद निकालना है इसका? 20वां पद। और 20वें पद का मतलब होता है A20। आपको क्या करना है? ज्ञात करना। पहली बात,
आपको जो ज्ञात करना उसके ऊपर आए, देने वाले से ज्यादा निकालने वाले पर फोकस होगा तो काम अपने आप हो जाएगा। 20वां पद आपको निकालना। सोचो ये पी का 20वां पद क्या हो सकता है, आपको याद होना चाहिए। मैंने कुछ बातें बता रही कि आप कहेंगे सर 20वें पद का मतलब होता है a प्लस 19d, समझ में आ गया। एक डी हमेशा कम सोचना है। 20वें का मतलब होता है a प्लस 19d। मैं 20वां पद तभी निकाल सकता हूं जब मेरे पास a प्लस 19d का मान आएगा। अब a प्लस 19d में आप सोचो a का मान बिल्कुल पड़ा, आप उससे d कहाँ है, अरे मैं भी कहूंगा d गायब है, पूरे d गायब नहीं है क्या, इसका मतलब पहले आपको कुछ d निकालने का सोचना पड़ेगा और d दे देगा। आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहली बात तो बताओ ये सूत्र लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो लगाना पड़ेगा। वो क्यों नहीं लगा, ये सूत्र क्यों लगा, इसके अंदर डी चाहिए और मुझे ये पद निकालने के लिए मुझे डी की सख्त जरूरत है। इसके अंदर टोटल सोचो, देखो क्या इसका मान दे रखा, बिल्कुल Sn का मान दे रखा है 1050 है, वो 14 हो चाहे n की जगह 14 आती है, ये हो गया बिल्कुल है। n का मान बिल्कुल पड़ा, a का मान है, n का मान d, ओ सब तब ये लगेगा सूत्र। बात समझ में आ रही है नहीं यार। ये सोच अगर आपने बढ़िया तरीके से इंप्रूवमेंट कर ली ना दोनों सूत्रों में, Sn वाले में कौन सा लगाना है, क्योंकि मेरे को अगर 20वां पद निकालना ना, क्लियर कट बात है। 20वें पद का मतलब होता है a प्लस 19d, a प्लस 19d। बिना a और d के आप कोई भी पद नहीं निकाल सकते। तो a तो है मेरे पास, जरूरत किसकी पड़ेगी d, और d पूरे इस दिए हुए में पूरे प्रश्न में कहीं d का जिक्र नहीं किया इसने, लेकिन इसने जिक्र कुछ बातों का और किया, तो वो बातें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उसके अंदर छिपी हुई है कि आप ऐसा नहीं करो। तो हमने n का सूत्र ये लगाया, क्यों, क्योंकि वो सूत्र होता है n/2 a प्लस an, तो मुझे an की कहाँ जरूरत है, कोई बात ही नहीं पड़ रहा। ठीक है सर, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो s की जगह तो रहेगा s, n का मान कितना है 14, लो साहब 14 बराबर n का मान कितना है 14 बटा में कितना है 2, जो वैल्यू दे रखी वो लिख रहा हूं, 2 गुणा a का मान कितना है 10 प्लस n की जगह 14 माइनस का 1 गुणा d, तो आपको निकालना, बिल्कुल निकालना सर। जो वैल्यू थी ना वो पुट कर दी। देखो s की जगह s, n की जगह 14, n की जगह 14 बटा में 2, ये हो गया 2 गुणा a का मान 10 प्लस n माइनस ये। अब ध्यान देना ये क्या है S14 का मान ये रहा, देखो पकड़ के रख दो यहां से 1050 बराबर, ये तो 7 हो गया, सीधा सीधा बात खत्म। 14/2 का मतलब 7, ये करो ये 10 कहां से 20 है ना, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 प्लस ये बचेगा 13d। गुणा वाला कहां भेज दो, भाग में, गुणा वाला कहां भेज दो, भाग में। तो इधर क्या बचेगा 20 प्लस का 13d बराबर 1050 बटा में क्या बच जाएगा 7। ये गुणा वाला सीधा इसके क्या आ गया, भाग में आ गया। तो 20 प्लस का 13d बराबर, भाग लगाओ भाई कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये भाग जाएगा, देखो पहले तो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचेगा 7 पंजे 35, 150 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 150 बार। अब मुझे तो d चाहिए, तो 13d बराबर 150 प्लस का 20 उधर जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 20। 13d बराबर ये बचाएगा तो कितना बचेगा 30, d का मान हो जाएगा 130, गुणा वाला 13 कहाँ भेज दो, भाग में, तो d का मान कितना आ जाएगा 10। ये लो सर, बात खत्म। आपको अगर सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई ना, सवाल एक बार नहीं आप 2 बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और कोई परेशानी भी नहीं आएगी आपको किसी प्रकार की। आप सवाल एक बार नहीं, आप सवाल को 2 बार पढ़ें, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ें। भाषा में जो आपको सवाल के अंदर दे रखा है वो लिखें, जो ज्ञात करना उसके बारे में सोचें, ये ज्ञात कैसे हो सकता है। तो हमने जब 20वां पद लिखा ना, तो मैं 20वें पद को मतलब जानता हूं a प्लस 19d होता है।
वही सीधा सिंपल सा मतलब है। एपी का जो 20वां पद होता है वो A20 बराबर A प्लस 19D होता है, 31वां A प्लस 30D होता है, 40वां A प्लस 39D होता है, 41वां A प्लस 40D होता है। ये तो आप सबको पता है कि एक एक डी कम लेना, ये पूरी बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जब मेरे को लगा कि A प्लस 19D लिखना है इसको, तो A तो है, जरूरत पड़ गई ना D की, तो D तो है ही नहीं पूरे समीकरण में। लेकिन आपको ये कुछ बातें दे रखी है जो ध्यान रखनी इस सूत्र के अंदर। इस सूत्र के अंदर टोटल कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 शुरुआत की दे रखी, तो चौथे निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। केवल कैलकुलेशन किया हमने, S की जगह S रखा, N की जगह 14 2 गुणा A का मान, N का मान, D हमें निकालना। ये तो 7 हो गया, 7 गुणा वाला इसका कहाँ आ गया? भाग में, इसका इसमें भाग ये बार, प्लस का इधर आया माइनस का, इसका माइनस ये हो गया, बटे वाला यहाँ गया, D का मान आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है, आप लिखेंगे अतः AP का 20वां पद वो हो जाएगा A20 बराबर A प्लस 19D। लिखने का तरीका है ये, तो बिल्कुल ऐसा। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा A20 बराबर A का मान 10 प्लस 19 गुणा D का मान भी कितना है? 10 है। तो A20 बराबर 10 प्लस 19 को 10 से गुणा करोगे तो 190 आएगा। तो A20 बराबर ये आ जाएगा 200। मतलब इसका 20वां पद कितना हो जाएगा आपके? 200। अतः AP का 20वां पद 200 होगा। पहली बात तो ये बताओ, यहां तक किसी बच्चे को समस्या है कि सवाल हमने खत्म कर दिया। मैं हर चीज एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं आपको, बढ़िया तरीके से, एकदम आपके दिमाग में डायरेक्ट कनेक्ट कर जाएगी, हाँ ऐसी चीजें चल रही। दूसरी बात है, किसी बच्चे को अगर सूत्र याद नहीं है, 5.2 नहीं आती है, तो वो तो यहाँ पक्का फंसेगा ना, क्योंकि चीजें कहाँ से समझ में आएगी? आप पहले वाली चीजें पढ़ के आए, आनंद आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा, इतना शानदार चैप्टर। ठीक है, तो जो जो बातें दे रखी थी करते गए। 20वां पद निकालना, 20वें का मतलब A प्लस 19D होता है। अब तो सोच लो A प्लस 19D, तो A है, D की जरूरत पड़ेगी, D यहाँ कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें दे रखी है, तो AP के n पदों का योग का सूत्र ये लिखा, और ये लिखना है जब तक an नहीं दे रखा हो। an है ही नहीं, कहाँ अंतिम पद है? कहीं बात की क्या इसने सवाल अंतिम पद में? ये अपने आप सवाल में बोलेगा, मैं सूत्र कौन सा आपसे पूछ के लगा दूं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टेंशन मतलब आप खुद कह दो हाँ सर यही लगाना चाहिए, तब तो हमें समझ में आ रहा है, मस्त रहो आप। ठीक है, तो ये हमने कर दिया आपके उदाहरण नंबर 12 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ उदाहरण नंबर 13। अब देखो करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? एक AP आपको दे रहे, कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 है। मतलब आपको देखो एक AP दे रखी है, इस AP में से कितने पद लेने पड़ेंगे, जब आप इनको जोड़ोगे तो योग कितना आ जाएगा? 78 आएगा। योग कितना आएगा? 78। मतलब कितने पद का मतलब होता है आपको क्या निकालना? n निकालना भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो लिख दो, दिया गया सीधा सीधा प्रथम पद जिसको A बोला जाता है। कितना जो सबसे पहले लिखा? 24। ठीक है सर। सार्वंतर D बराबर, सूत्र बोलो, A2 माइनस A1। बिल्कुल सर। तो D बराबर A2 कितना बेटा? 21 माइनस A1 कितना है? 24। तो 21 में से जब 24 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 3 बचेगा। क्या यहां तक किसी लाल और लाली को कोई समस्या है क्या? पक्की बात है, कोई समस्या नहीं। जो बातें दे रखी थी उसके हिसाब से अब आपको पद तो निकाल दें, लेकिन n पदों का योग आपको दे रखा है। n पदों का योग जिसको Sn बोला जाता है वो 78 दे रखा है, और आपको निकालनी है पदों की संख्या। ये आपको ज्ञात करना। 4 ही बातें होती है जो मैंने आपके सामने लिख दी। AP में आपको प्रथम पद दे रखा था, सारवंतर हमने निकाल दिया, Sn आपको दे रखा है, और पदों की संख्या आपके सामने हाजिर। चलिए सर सूत्र लगा दें। आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग, जो AP के n पदों का योग होता है साहब, उसका सूत्र होता है Sn बराबर n बटा 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अब सूत्र के अंदर वैल्यू रखते जाओ, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है एस एन, और एस एन का मान आपको 78 दे रखा, बिल्कुल दे रखा सर, ये तो 78 है एस एन का मान। एन का मान आपको निकालना, बिल्कुल निकालना, तो एन बटा 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 24 प्लस एन तो आपको निकालना, और डी है माइनस का 3। शायद मैं एकदम सही कह रहा हूं, जो मान थे मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये बनेगा 78 बराबर n बटा 2, इनका गुणा कितना हो जाएगा 48, बिल्कुल। अब अंदर गुणा करो, -3 को n से गुणा करोगे तो माइनस का 3n बढ़ेगा, -3 को -1 से गुणा करोगे तो प्लस का क्या बढ़ेगा 3 बढ़ेगा। ये तो आप समझ गए होंगे, 2 को 24 से गुणा किया 48, -3 को n से गुणा करोगे माइनस का 3n, -3 को -1 से गुणा करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है प्लस होता है। चलिए सर इसको इधर वज्र गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 78 गुणा 2 बराबर n है, माइनस का 3n पहले लिख रहा हूं, और प्लस में लिख दूंगा मैं 51। सही बात है ना, देख लो, ये तो माइनस का 3n है, 48 और 3 हो गया 51। इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 156, ये तो आप गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा। इस अंदर गुणा करो इसको, तो माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस का 51n, ये इससे गुणा हो गया, ये इससे गुणा, ये दोनों वैल्यू इधर ले आओ, तो ये वैल्यू दोनों इधर लाओगे तो माइनस का 3n स्क्वायर इधर आने पर क्या हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर, प्लस का 51n इधर आने पर हो जाएगा माइनस का 51n, और प्लस का 156 बराबर 0। ध्यान से देखोगे n की घात 2 आगे, इसका मतलब क्लियर कट बात हो जानी चाहिए, n के कितने मान आएंगे, अब 2 मान आएंगे। अब होने में दोनों ही संतुष्ट कर जाएगा, मतलब दोनों के दोनों हो सकते हैं। और n क्या होता है, मैं आपको बार बोल रहा हूँ, n एक यहाँ प्राकृत संख्या, ध्यान रखना। n कौन सी संख्या है, एक प्राकृत संख्या, ये हमने 5.2 में सीख रखा। प्राकृत संख्या है, इसका मतलब n का मान कभी माइनस में नहीं हो सकता, अगर माइनस में आ गया वो हमारे लिए संभव नहीं होगा, वो पॉसिबल भी नहीं होगा। दूसरी बात, पॉइंट में आ गया तो भी पॉसिबल नहीं, हाँ धनात्मक आया कुछ भी मान हम ले लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गया। लेकिन अगर आपने यहाँ द्विघात समीकरण में या तो श्रीधराचार्य लगाने की कोशिश की, क्योंकि द्विघात समीकरण है श्रीधराचार्य x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, सूत्र होता है, याद हो तो। दूसरी बात, ये आप गुणनखंड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा सा इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ 3 कॉमन है, सीधा सीधा बिल्कुल 3 कॉमन है, ध्यान रखना। तो 3 कॉमन लोगे तो ये बनेगा n स्क्वायर, 3 का भाग 51 में जाएगा 17 बार, तो 17n प्लस इसका इसमें भाग चला जाएगा 52 बार, बराबर हो गया 0। तो यहां से बन सकता है n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0 बटा में क्या आ जाएगा, गुणा वाला 3 भाग में, n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर 0, क्योंकि 0 बटा कुछ भी हो हमेशा ही क्या होता है 0 होता है। आपके पास एक द्विघात समीकरण आ गई है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप इसमें कौन सा सूत्र लगाने की सोचेंगे, श्रीधराचार्य या गुणनखंड? बोलो, आप जो सोचोगे मैं वो लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच के देखो, आपकी सोच में पकड़ लूंगा यहाँ से। श्रीधराचार्य लगाऊं या कौन सा लगाऊं, बोलो। तो आप कहेंगे सर गुणनखंड तो थोड़ा मुश्किल लगता है, श्रीधराचार्य लगाओ, बिल्कुल लगाते हैं। तो श्रीधराचार्य लगाओगे तो a का मान तो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि n स्क्वायर का गुणा में कितना है 1, b का मान n के गुणा में कितना है माइनस का 17, और c का मान अचर है 52। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। आप चाहो तो गुणा कर लेना, मैं इसके गुणनखंड भी बता देता हूँ। ये कह रहा है गुणा करने पर 52n स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाना -17n आना चाहिए, तो माइनस का 13n माइनस का 4n, गुणनखंड भी हो गए, देख लो। आप सोच लो, इतने सिंपल भी गुणनखंड है इसके। अगर आप चाहो तो मैं तो गुणनखंड कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर दूं, ठीक है। आप लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a।
ये लो सर, ये हमने अब n क्यों लगे, वहाँ x था भाई, यहाँ सर काम कौन कर रहा है, यहाँ n तो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ध्यान देना सर, n की जगह n, माइनस की जगह माइनस, b का मान कितना है -17, तो -17 वापिस लिखो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर यानी -17 का स्क्वायर माइनस 4a, a का मान है 1 और इसका मान है c का मान है 52 बटा में 2 गुणा a का मान कितना हो गया 1। ये तो सूत्र आपको आना चाहिए, चौथा चैप्टर हमने बेहतरीन तरीके से कर रखा, वैल्यू पुट मैंने कर दी, ठीक है सर। तो n बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर होता है 299 माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा और ये गुणा करोगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना हो रहा है गुणा, क्या ये 208 हो रहा है क्या, देख लेना भाई कितना हो रहा है, ये तो 4ac एयर सी 520 4 दूनी 8 208, ठीक है, बटा में 2, n बराबर 17 प्लस माइनस ये कितना बचेगा 81 तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और बटा में कितना है 2, गुणा भाग करो, गुणा भाग करोगे तो n बराबर 17 प्लस माइनस 81 9 का होता है, बटा में कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो। हमने सूत्र लगाते गए, वैल्यू आती गई, एक द्विघात समीकरण बना। अब द्विघात समीकरण आते हैं हमारे पास मन में 2 मेथड आते हैं, एक्चुअल में 2 ही मेथड है ज़्यादा, एक तो गुणनखंड विधि, एक श्रीधराचार्य सूत्र है। आप चाहो तो गुणनखंड भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करने पर 52n स्क्वायर आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने पर माइनस का 17n आना चाहिए, तो माइनस का 13n माइनस का 4n, माइनस का 13 को -4 से गुणा करोगे 13 चौक 52 होता है, तो प्लस का 52 भी हो जाएगा, माइनस का 13 माइनस का 4 माइनस का 17 होता हो जाएगा। लेकिन a का मान n स्क्वायर का गुणनखंड 1, n का गुणा कितना माइनस का 17 और b हो गया -17, c हो गया 52। श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है, यहाँ x आता है, लेकिन वो तो तब आता है जब यहाँ चर x होता है, यहाँ n है तो n आएगा। गुणा भाग करते गए यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप सबको पता है 2 चीज़ें आपको लेनी, एक आपको लेना है इसका धनात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, और एक बार आपको लेना पड़ेगा इसका ऋणात्मक चिन्ह। एक बार आप लेंगे धनात्मक चिन्ह और एक बार आप लेंगे धनात्मक चिन्ह और ऋणात्मक चिन्ह। तो 17 प्लस का 9 बटा में 2, तो n बराबर ये 26 बटा 2 है भाई, और n का मान कितना हो जाएगा 13। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो n बराबर 17 माइनस का 9 बटा में कितना 2, तो ये 8 बटा में 2 आएगा, n का मान आ गया 4। दोनों ही उत्तर हैं भैया ना, कोई माइनस का कोई पॉइंट में राई ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही दोनों उत्तर। तो n का मान एक तो 13 आएगा और एक n का मान कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, समझना एक बार है ना। यहाँ तक लिख रहा हूँ, बाकी काम ऊपर कर देता हूँ, साइड में बॉक्स बनाकर यहाँ कर देता हूँ बाकी का काम। यहाँ करूँ कहाँ करूँ बोलो, इसको 2 भागों में चलो यहाँ बांट देता हूँ मैं। तो यहाँ तो देखो n बराबर, इसके बाद का ऊपर काम कर रहा हूँ, 17 और 9 कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 24 बटा 2, तो n का मान कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो 26 हो जाएगा ना, ये हो गया 13, n का मान कितना हो गया 13, और माइनस करोगे तो ये बचेगा आपके पास 8 बटा में 2, तो n का मान कितना आ गया 4। ये हो गया साहब उत्तर। आप समझ आना, क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, फिर वैल्यू ढूंढोगे। धनात्मक चिन्ह लिया इसका मतलब बीच में प्लस, ऋणात्मक चिन्ह लिया मतलब माइनस, 17 और 9 26 बटा 2 13, और 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा, 8 बटा 2 का मतलब होता है 4। ये हमने कर दिया इस प्रश्न का उत्तर। और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, आप बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, ढंग का सवाल है। ऐसे 2 सवाल आगे हम और करेंगे प्रश्नावली के अंदर, एक चौथा सवाल है, एक तीसरे के अंदर कुछ सवाल आ रखा है, वो करेंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई समस्या हो तो बोलो। कोई समस्या नहीं है, सिंपल सा सवाल है। आपको करना क्या, आपको इसका प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर है, निकालते हैं, एपी से निकाल लें, पदों का योग दे रखा है। हाँ, गड़बड़ ये है कि सूत्र ये लगे और ये लगेगा, एन वाला लगेगा नहीं, तो क्योंकि इसमें
वो एन वाले में एन सीधा निकल जाता है, यहाँ एन दो दो जगह, तो दो दो जगह होगा फिर तो गड़बड़ होगी, तो एन स्क्वायर आएगा। कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बनी, यहाँ तक आप द्विघात समीकरण छोड़ते तो गुणा भाग बहुत बड़े हो जाते, क्योंकि सी का मान 156 आता है, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती। इसके बजाय मैंने ध्यान से देखा 3 कॉमन आ रहा है, ये द्विघात समीकरण बनी। ए बी सी लिखा, श्रीधराचार्य लगाता गया, काम करता गया, धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह दोनों ही मान पॉसिबल हो गए। तो एन का मान 13 भी है, एन का मान 4 भी। ठीक है, आप ये नहीं सोचे 4 का 13 का योग बराबर कैसे होगा, 78 ही होगा क्या, नहीं, उत्तर दोनों ही सही। आप किताब में देखो, किताब ने थोड़ा शॉर्टकट में ज़्यादा कर दिया, 4-5 लाइनों में उत्तर ही खत्म कर दिया, बट पूरा प्रोसेस ही है। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को जो उदाहरण नंबर 13 आपके सामने लिखा गया बढ़िया तरीके से आपके एकदम कंप्लीट हो गया होगा। उदाहरण नंबर 13, 3 उदाहरण अभी और हैं, 14, 15 और 16 आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हमें समस्या है ही नहीं, हम तो आराम से काम करेंगे बढ़िया तरीके से, घास काटने का काम है ही नहीं अपना। ठीक है, तो ये है बढ़िया तरीके से, आपको लगने में बड़ा लगेगा बट प्रोसेस ही हुआ। इसके बाद श्रीधराचार्य, ये पूरा ही चौथा चैप्टर आ गया देखो। ठीक है, तो अगली स्लाइड में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक एकदम बढ़िया तरीके से इसका फोटो बनाओ आपकी कॉपी में। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 में बोला गया निम्नलिखित का योग याद कीजिए। टोटल 2 सवाल हैं, बड़े सिंपल से हैं, ये रिजल्ट तो आपको लास्ट में याद करना पड़ेगा, बहुत ईजी वे में काम आएगा आपके, समझना सर। पहले मैं आपको करवा देता हूं इसका ये जो आपको दे रखा है। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना आपको। प्रथम 1000 धन पूर्णांक तो प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, आपको धनात्मक चाहिए, इसका मतलब 1 से शुरुआत करनी, बिल्कुल करनी, 1 2 + 3 ऐसे ऐसे करके लास्ट में कितना लिखना था 1000। पहली बात तो ये बताओ यहां तक समझ में आया नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 धन पूर्णांकों का मतलब होता है 1 से लेकर 1000 तक आपको चीजें लिखनी, वो छोड़ें आप। अब योग निकालना, इसका मतलब यहां प्रथम पद की जरूरत पड़ेगी, तो इसका प्रथम पद a बराबर कितना 1, सार्वंतर d बराबर a2 - a1, a2 का मान 2, a1 का मान 1, d का मान कितना आ गया 1। मैं पहले पहला करवा दूं फिर दूसरा कर दूं, टेंशन मत लो। पहली बात तो यहां तक बताओ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका nवां पद भी आपको दे रखा है क्या? nवां पद इसको an बोला जाता है। इस बार सबसे लास्ट में आपने क्या लिखा 1000, तो ये nवां पद हो गया। क्या यहां पर पदों की संख्या भी दे रखी है क्या, जिसको आप n बोलते हो? ये भी आपको 1000 ही दे रखा है, ध्यान रखना। और पदों का योग आपको निकालना। पहले तो आप यहां तक समझ लें, बाकी रामगानी में आपको समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो आप लोग। आपसे ये बोला गया कि निम्नलिखित एपी का क्या करना, योग याद करना। अगर एपी का योग याद करना तो एपी आपको ये बनानी पड़ेगी। 1000 धन पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कितने पूर्णांक तक पहुंचना, 1000 शुरुआत के 1000 आपको लिखने। तो प्रथम पद कोई दिक्कत नहीं, सार्वंतर 2 में से 1 गया, 1 बचा। nवां पद, अंतिम पद भी दे रखा है इस बार, बिल्कुल दे रखा 1000। पदों की संख्या भी 1000, इसका अंतिम पद भी 1000 है। पदों की संख्या क्योंकि बोला है ना प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम n पद, तो n की जगह क्या आ गया 1000 आ गया, और n पदों का योग आपको निकालना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसके अंदर सूत्र कौन सा लगाएंगे, क्योंकि इस बार SN के 2 सूत्र होते हैं। आप लिखेंगे चूंकि AP के n पदों का योग SN बराबर n/2। क्या मेरे को 2a वाला लगाना चाहिए क्या? नहीं। अब ये बेवकूफी होगी, लगाने में तो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप चाहो तो उससे भी उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। इस बार हम यही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार an दे रखा आपको। an दे रखा नहीं है क्या? बोलो n दे रखा भाई, बिल्कुल दे रखा है n का मान। आप आराम से सवाल को पढ़ लो, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली किसी प्रकार की। तो यही लगाना, कोई उससे भी उत्तर सेम आएंगे। अगर आपके मन में आ रहा है ना SN बराबर सर हम n/2 2a + n - 1 × d लगाएं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो उत्तर इससे आने वाला वही उत्तर इस उत्तर से आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो साहब, s की जगह s, और मुझे 1000 पदों का योग निकालना है।
तो n की जगह आ गया 1000 बटा में 2। a का मान 1 और an का मान 1000। तो s 1000 बराबर, ये तो 500 लिख दूं बिल्कुल, गुणा में ये हो जाएगा 1001। ये तो 500, ये जोड़ने पर 1001। तो s 1000 बराबर उत्तर आ जाएगा 500 500। ये लो सर, प्रश्न खत्म, पलक झपकते ही खत्म कर दिया हमने इसको। पहली बात तो बताओ समझ में आया नहीं आया, बोलो। अरे जोश होना चाहिए, मेरे ऊपर मत जाना ना, थोड़ा सा है तबीयत खराब है लेकिन पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला गया निम्नलिखित का योग याद कीजिए। योग का मतलब होता है आपको जोड़ना पड़ेगा। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग निकालना। 1000 धन पूर्णांक कौन से हो गए? 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 तक। तो प्रथम पद सार्वंतर, अंतिम पद भी दे रखा है और n भी, अंतिम पद भी 1000 है और पदों की संख्या भी कितनी? अरे 1000 ही लिखे, 1 2 3 ऐसे करके 1000 ऐसे निकालना। सूत्र इस बार ये लगाए, क्यों? क्योंकि जब an आएगा तब आप यही सूत्र लगाएं, क्योंकि बाल की डी की जरूरत पड़ती नहीं। कैलकुलेशन उससे भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके सामने उत्तर तैयार है। पहली बात तो बता दो यहां तक कोई समस्या आई या नहीं आई? ध्यान आपको रखना, गुणा भाग है 1000 बटा 2 का मतलब 500। ये और ये गुणा होंगे तो ये आएगा, आप गुणा करके चेक कर लेना। ये तो मेरी गारंटी, इसमें कोई समस्या है नहीं गुणा भाग में। तो ये केवल मेन मुख्य बातें ये थी। ठीक है, एक काम करता हूं मैं इस दूसरे की एपी बना के आपके सामने लिखता हूं, फिर इधर चेंज कर दूंगा आपके लिए। इसकी एपी बना रहा हूं। एपी बराबर 1000 धन पूर्णांक 1 फिर 2 और लास्ट में कितना? n। यहां गड़बड़ है भाई, यहां ऐसा सीधा काम नहीं होगा। आपको 1000 और 2000 कुछ नहीं दिया, इसने बोल दिया कितने? n। n का मतलब कितने भी हो सकते हैं। n 20 भी हो सकता है, n 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है। वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर प्रथम पद बोल दो इसका फटाफट। प्रथम पद तो कितना हो गया? 1 हो गया। और मैं सीधा nवां पद ही बोल दूं, क्योंकि मुझे डी की जरूरत तो वैसे भी नहीं पड़ने वाली। तो nवां पद, an का मान कितना है? लास्ट में n लिखा। और पदों की संख्या, क्या पदों की संख्या वो कितनी? n की जगह n पूर्णांक लेना और आपको पदों का योग निकालना। ठीक है, पदों का योग आपको Sn क्या करना है? निकालना। क्योंकि Sn बराबर n बटा 2, a प्लस an ही तो होता है, बिल्कुल होता है। तो Sn बराबर, n की जगह n ही है तो n बटा 2, a का मान कितना है? 1 और an का मान कितना? n। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, n प्लस 1 बटा में 2। ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये लो सर, कोई समस्या हो तो बोलो, क्योंकि ये सूत्र आपको n पदों का, अरे ये सिंपल ही ध्यान रखना, n लिखा 1 प्लस n नहीं लिखा, n प्लस 1 लिख दिया बटा में 2, ये सूत्र है। ये किसी भी n पूर्णांक लगातार अगर आ रखे हैं तो उनका योग करने का सूत्र होता है। आप अगर इसमें डायरेक्ट सूत्र में ये लगा देना, n का मान 1000, 1000 प्लस 1 देख लो, 1001 बटा में 2 ही आ रहा था, आपको बताओ तो ये आ जाना चाहिए। तो यह है सिंपल से सवाल है, ज्यादा माथा पच्ची वाला काम आपको करना नहीं। सूत्र आपको सोचना पड़ेगा कौन सा लगाना, बाकी काम इजी वे में हो जाएगा। हमने ऐसा लिखा, मैंने उसमें डी लिखा भी नहीं, क्योंकि जब an दे रखा होता है ना तो डी की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम डी खा जाते हैं ना। तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an में आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट, तो वहां से हो जाता है इजी वे में क्वेश्चन। तो उम्मीद है इतना खास सवाल तो नहीं है, लेकिन बेसिक सा सवाल है। खास सवाल आने वाला है अगली स्लाइड में, एग्जाम्पल नंबर 15। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मान के चलिए शानदार सवाल, आनंद आ जाएगा आपको सवाल को करने के लिए, जितना हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो 1000 धन पूर्णांक, अब वो कितना भी बोल सकता है ना, आपको 1000 बोल दे, आपको ये बोल देगा 100 धन पूर्णांकों का योग निकालो। तो 100 धन पूर्णांकों में a का मान 1, d का मान भी 1, n का मान भी 100 और an का मान भी कितना? 100। सूत्र लगाओगे उत्तर आ जाए। वो तो उसकी मर्जी, 1000 बोलेगा, 500 बोलेगा, 300 बोलेगा, 400 बोलेगा, कितना बोलेगा। और n बोले तो n का ये होता है। ये इसको याद कर लें। कोई आपसे पूछ लेगा कि AP के प्रथम n पूर्णांकों का योग कितना होता है, आपको सूत्र जवाब देना n प्लस 1 बटा में 2, n प्लस 1 बटा में 2। इसको याद कर लें, आप कहीं ना कहीं कॉपी में लिख लेना इस बात को। ठीक है, अभी आप ये करें, अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ एग्जाम्पल नंबर 15। बढ़िया तरीके से आप इसको देखें।
अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आपको बढ़िया तरीके से ये सवाल आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए, इसमें कोई आपके पास बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल अक्सर आते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको एक ए और डी निकालने का सूत्र पता होना चाहिए। समझना सब क्या बोला है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालना, मतलब एपी का योग निकालना है। अब जैसे ही बोला योग निकालना, आपके दिमाग में हाथों हाथ दो सूत्र आ जाने चाहिए। एस एन बराबर एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या एस एन बराबर एन बटा दो ए प्लस एन। कौन सा लगाना और कौन सा नहीं लगाना ये आप डिसाइड करेंगे, ये आपको ही करना। साहब मेरे को तो क्या पता होता है इसमें ये लगाना, मैं तो हाथों हाथ बोल दूं। लेकिन आप जब तक सोच के समझ के नहीं बोलेंगे, अपने दिमाग के ऊपर जोर नहीं लगाएंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सूत्र लग रहा है और कौन सा नहीं लग रहा है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। तो उस संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग निकालना, मतलब पद तो आपको दे दिए, एन का मान आपके पास कितना है 24 है। योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद आपको दिया गया है। समझने का प्रयास करें, मैं लिख रहा हूं आपके सामने कि दिया गया, आपको यह दिया गया है कि इसका एनवां पद, और एनवें पद को एन से लिखा जाता है, इसने वैसे भी लिख दिया ए एन बराबर 3 प्लस का 2n। अब यही चीजों को होल्ड करना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं साइड में कुछ यहां काम कर रहा हूं, यहां पर, ठीक है, मैं यहां काम कर रहा हूं, बाकी का काम मैं अपना आप कर दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। आप लिखेंगे चूंकि एपी के एन पदों का योग, जो मुझे निकालना ना, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूं। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैं ये सूत्र लगाने की कोशिश कर रहा हूं सर, समझने का प्रयास करना। मेरे को बोला गया है कि 24 पदों का योग निकालना, मैंने पहले n पदों का योग लिखा है, तो मैं 24 का भी आराम से निकाल सकता हूं, कोई मुझे समस्या नहीं होगी। तो s की जगह s, n की जगह 24 बराबर, यहां तो हो जाएगा n की जगह 24 बटा में कितना 2। लेकिन साहब जैसे ही मैं आगे प्रवेश करूंगा मेरे लिए काम मुश्किल होता चला गया। क्यों? मैं जैसे यहां एंट्री मारूंगा, एंट्री के वक्त ही मुझे ए, कहीं नहीं है पूरे सवाल के अंदर, आप पढ़ के देख लो, मेरे ऊपर लिखा हुआ है, कहीं पर भी ए का मान नहीं। हाँ एन का मान है, डी का मान भी नहीं। अब इस स्थिति में करना क्या, अब ए और डी निकालने का आपको दो तरीके बताए थे, अभी दो बता रहे, मैंने बोला था ना आपको 5.3 के अंदर दो और बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है उसमें से, ये ए और डी निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट, वो अगले वाले तो इतना खास नहीं, क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, रेयर आते हैं उसके। दूसरी बात, पहला तो सीधा एपी से अभी निकल ही रहा था, पहले वाले सवालों में जितने भी किए। दूसरा समीकरण 1 और 2 बन जाए, कोई समीकरण बनेंगे नहीं। तो जब ये आपको दे रखा है तो ए और डी कैसे ज्ञात करेंगे, विशेष तौर पर सुनना। अब ये सोचो, यहां से आपको एन दे रखा है, एन यहाँ एक प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है साहब? 1 से होती है। तो आप समझने का प्रयास करें, अगर मैं n का मान 1 रखता हूं, कितना मान रखता हूं, n का मान 1 रखता हूं, तो 1 रखूंगा तो यहां a1 बनेगा, और यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा, a1 का मान कुछ कुछ आएगा। और आप सोचो एक्चुअल में जो a1 होता है वही तो एपी का प्रथम पद होता है, a1 होता है वही एपी का प्रथम पद नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। फिर आपको उसे फिर तो 2 और रख दो, मैं कहूंगा क्यों, जैसे आप 2 रखोगे तो हमें यहां से a2 मिलेगा, और a2 माइनस a1 करते मुझे d मिल जाएगा, हो गया ना काम। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही सोचना आपको, अगर आपने ये थिंकिंग समझ ली तो काम हो जाएगा। आप लिखेंगे क्या समझना, आप लिखेंगे चूंकि n एक प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या, अर्थात n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक चलेगी ये संख्या? अनंत तक। मैं ले सकता हूं, रुकने का नाम तो ये वैसे संख्याएं लेगी नहीं। पहली बात तो साहब बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या किसी बच्चे को? n यहाँ एक प्राकृत संख्या होगी, हमेशा ध्यान रखना, हम आगे एक सवाल और करेंगे 10वां सवाल प्रश्नावली के अंदर, उसमें भी ऐसा कुछ दे रखा है, हमें n पद दे रखा हो तो a और d कैसे ज्ञात करते हैं वो सुनना। अब आपके पास पहली कंडीशन बनेगी, आप कहेंगे सर n बराबर 1 रखने पर
मैं कितना रख रहा हूँ सबसे पहले, मुझे 2 वैल्यू की जरूरत है। मैं कोई 3 नहीं रखूँ, किताब वाले ने 3 चर्चे रखे होंगे, मैं उस विधि पे ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं तो मेरे मेथड के ऊपर अडिग हूँ। आपको एकदम इजी वे में जो मेथड हो सकता है वो बताऊंगा। कारण ये मैं 1 और 2 रखूंगा, क्यों 1 रखूंगा तो मुझे a मिल जाएगा, 2 के लिए मुझे d चाहिए, क्योंकि a2 - a1 करना पड़ेगा मुझे। चलिए सर, तो काम शुरू करते हैं। बिल्कुल इस सूत्र के ऊपर ध्यान देना, ये एक्चुअल में आपको जो चीज दे रही वो ये है। तो देखो a की जगह a, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, नीचे करता हूँ, यहां कर रहा हूं। a की जगह a, n की जगह कितना रखा है मैंने 1, बिल्कुल सर। 3 की जगह 3 ही रहेगा, प्लस 2 गुणा n की जगह कितना रखा 1। इस सवाल में जहां जहां मुझे n नजर आया था मैंने वहां कितना रख दिया 1, क्योंकि 1 से शुरुआत करनी है, प्राकृत संख्या रख दिया सर। तो ये बनेगा a1 बराबर 3 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, तो साहब a1 का मान आपके पास आ जाएगा कितना 5। a1 का मान कितना आएगा 5। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है ना। जहां जहां n था वहां रख दिया। देखो a की जगह 1, ये n पैरों में लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ, थोड़ा सा बराबर नहीं करके थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ। तो a1 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 1, क्योंकि n की जगह 1 रखा। पहला काम तो हमने कर दिया, इसका a1 निकाल दिया। अभी a1 से काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करते हैं, अब मैं रख रहा हूं इसके अंदर n बराबर 2, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, ठीक है। तो n बराबर 2 रखोगे तो मैं कैलकुलेशन यहां कर देता हूं, समझना सब। a की जगह a और n की जगह कितना 2, तो a2 बनेगा 3 प्लस 2 गुणा n की जगह कितना रख दिया 2, तो a2 बराबर 3 प्लस इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 4। जल्दबाजी में जोड़ मत देना, जोड़ के गुणा कर दिया तो बड़ा हो जाएगा, पहले 4 होगा ही। तो a2 का मान कितना आ गया साहब 7। पहली बात तो यहां तक सभी शेर और श्रेणियों की कंप्लीट चीजें समझ में आई या नहीं है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मुझे एक n पद दे रखा है जिसको an बराबर 3 प्लस 2n बोला जाता है। वैसे भी ये नहीं देता तो मैं बोल देता n पद का मतलब ये होता है an बराबर 3 प्लस 2n। अब इससे a और d निकालना, इस सूत्र से a और d निकालना। क्या करना है, इस सूत्र से a और d निकालना, और इस सूत्र से a और d निकालने का ये रामबाण तरीका। इस प्रकार से आपको सिस्टम में चलना पड़ेगा। कैसे हुआ, ये जो n नजर आ रहा है, n एक प्राकृत संख्या, ये 5.2 के अंदर हम बढ़िया तरीके से बात कर चुके हैं। n एक प्राकृत संख्या अर्थात n का मान 1 से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा, अनंत तक। मैंने 1 2 3 लिए, मैं चाहूं तो n का मान 1 रख दूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, 5 रख दूं, कितने ही रख सकता हूं। मैक्सिमम मैं 2 मान रखूंगा, हाईएस्ट बहुत। मैंने इस समीकरण के अंदर ये जो समीकरण 1 लिखा हुआ, ये जो आपके सामने समीकरण लिखा है, इसमें n बराबर कितना रखा 1। तो इसमें 1 रखने का मतलब a की जगह 1 a, n की जगह कितना 1, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3 प्लस 2 की जगह 2, और गुणा में n चल रहा है, n की जगह मैंने 1 रखा। तो 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, 3 और 2 कितना हो गया 5। कोई समस्या नहीं। अब मेरे को n बराबर क्या रखना, 2 रखना। इस समीकरण में वापिस n बराबर 2 रखने पर 2 रखा, तो a की जगह n की जगह 2, तो ये a2 बन जाएगा 3 प्लस 2 गुणा 2, क्योंकि n का मान ये हो गया 4 और 3 ये हो गया 7। ये आपके पास आ गया यहां तक काम। इसका मतलब साहब ये प्रथम पद है आपका, ये कौन सा पद है, इसका प्रथम पद है। अब मुझे इसका निकालना सारवंतर, क्योंकि मुझे प्रथम पद तो मिल गया। a1 बोलो या a बोलो, बात एक ही, ध्यान रखना, ठीक है। प्रथम पद जिसको मैं a बोलता हूं, में से सार्व अंतर, और सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1। ये सूत्र होता है सार्वंतर निकाल लेते हैं। चलो d बराबर a2 का मान कितना आया 7 माइनस a1 का मान कितना आया 5, तो d का मान कितना आएगा 2। हाँ, इसीलिए a2 निकाला था, आपको पता है ना, कि ताकि मुझे क्या मिल जाए, d मिल जाए। पहली बात तो यहां तक बोलो आपकी, आपको n बराबर, कभी भी जब n वहां पर दे रखा है तो आपको हमेशा ही काम करना a और d निकालना, ये तरीका। n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, कोई 3 कोई 4 नहीं रखना। क्यों, क्योंकि 1 रखने से a1 आ जाएगा, 2 रखने से a2 आ जाएगा। तो a1 हमारा प्रथम पद कहलाएगा, जो यहाँ कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, हर सूत्र में जरूरत पड़ रही।
और 2 रखने से 8 2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को दूसरे में से पहला घटाने पर मुझे क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। पहली बात तो यहां तक बताओ कि आपको कोई समस्या है या नहीं, इसके ऊपर मत आए, इसके ऊपर मैं पहले आपको बताने की जरूरत कर रहा हूं। जब आपको nवां पद दे रखा है तो उसको a और d निकालने का ये तरीका से, बात समझ में आई या नहीं आई बोलो पहले तो। इजी वे में क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल तरीके से। अब मान रखते हैं, अब मान रख दो, अब तो n का मान रख दिया था मैंने, तो ये हो जाएगा 2 गुणा a का मान कितना है 5 प्लस n का मान 24 माइनस 1 गुणा में d कितना है 2, तो ये बन जाएगा 12। 24/2 का मतलब 12, 10 प्लस का ये 23 गुणा में कितना है 2 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 10 प्लस 23 को 2 से गुणा करोगे 46 आएगा, ये बनेगा 12, ये हो जाएगा 56, ये 2 आ गया और शायद 672 उत्तर है। आप उत्तरमाला चेक करें एक बार कि गुणा करने पर ये आ रहा है क्या। उत्तरमाला चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, सब ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल 672 है। तो ये तो देखो 56 हो गया, 56 को 12 से गुणा किया 672, ये आपके पास आ गया इसका उत्तर। अब एक अत्ते वाली लाइन है जो लिखनी होती है आपको हर बार, वो तो लिखनी पड़ेगी आपको, तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अत्ते अत्ते एपी के 24 पदों का योग 672 होगा। ये लो सब हो गया, ये है। तो आपको देखो इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, इसमें तो 4 वैल्यू की जरूरत, 3 वैल्यू की जरूरत होती है, n a और d। n तो बेचारे ने सीधा सीधा 24 दे दिया, जरूरत पड़ेगी a और d की। और जैसे ही आपको मिलेगी a और d की जरूरत है तो आपके दिमाग में हाथों हाथ कुछ मेथड आ जाना चाहिए जो आपको पता है कि a और d कैसे निकलते हैं। तो a और d तो एक तो सीधा सिंपल सा AP दे रखी, वैसा यहाँ नहीं है, समीकरण वाला भी नहीं है। तो जब nवां पद आपको दे रखा हो तो ये तरीका आप समझ लें, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको अलग से चाहता तो बता सकता था, लेकिन नहीं, मैंने क्वेश्चंस के अंदर बताने की कोशिश की। एक सवाल के अंदर 10वें सवाल के अंदर और बताऊंगा और इजी वे में समझ में आएगा। जब आपको ऐसा दे रखा हो तो उससे प्रथम पद कैसे निकलता आपको मजा आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे भी निकलता है। n का मान 1 रखोगे तो a1 आ जाएगा, n का मान 2 रखना है, 2 मान रखना है बहुत है, और फिर a2 माइनस a1, बाकी काम तो AP बनने के बाद हो ही जाता है। तो ये है आपके एकदम बेहतरीन तरीके से उदाहरण नंबर जो 15 है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका उदाहरण मैंने आपको करवाया बढ़िया तरीके से, ध्यान रखें। ये तो सूत्र हैं सीधे सीधे जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतना नहीं, ये तो केवल कैलकुलेशन है, ये तो आपके सामने गुणा भाग कर दिए मैंने बच्चों वाले, ठीक है। मेन जो काम है ना वो ये, जब जब आपको ऐसा दे रखा हो तो ये बातें सारी लिखनी। n एक प्राकृत संख्या अर्थात n बराबर 1 2 3 अनंत तक, n बराबर 1 रखोगे तो a1 आ जाएगा। अब आगे कुछ भी हो सकता है ना, आगे तो गुणा भाग करना है, प्लस कार माइनस कार, उससे कुछ क्या करना है, 1 रखना है तो a1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो a2 आ जाएगा। अब a1 का मतलब प्रथम पद हो गया, a2 इसीलिए निकाला क्योंकि a2 माइनस a1 करूंगा तभी तो मुझे d मिलेगा, वरना d की वजह से मैं यहां लटक जाऊंगा, और जब मेरे पास यहां मान नहीं होगा ना बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई ना बात, बिल्कुल। तो ये है आपके उदाहरण नंबर 15 का बढ़िया तरीके से सवाल का सॉल्यूशंस। एक एग्जाम्पल और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 16, जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट है, लेकिन है सिंपल सा वो भी, उसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 15 का लुत्फ उठाइए, बढ़िया तरीके से कीजिए। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16। आपको वापिस कह रहा हूँ, जब जब आपको ये दे रखा तो आपको ये मेथड ध्यान रखना पड़ेगा, इस मेथड को ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है, रख लोगे ध्यान, ठीक है। ये देखो अगली स्लाइड में लाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 16। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 आपके 5.3 से पहले लास्ट उदाहरण है। उदाहरण क्या बोला है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। कोई सेलर होगा जो आपके तीसरे वर्ष, सीधा तीसरे वर्ष पर पहुंचा है, इसने पहले वर्ष और दूसरे वर्ष की बात नहीं की, तीसरे वर्ष में उसने 600 टीवी का उत्पादन कर दिया, मतलब 600 टीवी बेच दिए, और 7वें वर्ष में 700 टीवी बेचे। बीच में 3-4 साल नहीं बताया उसने, तीसरे वर्ष का 600 बोला, 7वें वर्ष का 700 बोला, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि प्रत्येक वर्ष में समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, इसका मतलब ये है कि एक एपी बढ़ा रहा है,
एपी तो बनाए गए, क्योंकि समान रूप से वृद्धि होने का मतलब ही तो होता है सब जगह समान गैप होगा, इसका मतलब एपी होगी। अब आपसे पूछा क्या गया कि प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना किया था, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन करेगा, और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना था, वो आपको बताना। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब होता है हमारे पास यहाँ ए का मान, किसका मान, ए का मान। हमें ए का नहीं दे रखा, लेकिन तीसरे और 7वें वर्ष का दे रखा है। तो तीसरे और 7वें का मतलब हो जाएगा A3, 7वें का मतलब हो जाएगा A7। वहां से दो समीकरण बनेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे, विलोपन विधि आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो ए और डी मिलेगा, तो जो ए मिलेगा वही एक्चुअल प्रथम वर्ष का उत्पादन है। यहां से तो हो गया काम। 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष का मतलब होता है A10, A10 बराबर A प्लस 9D। तो ए और डी ऑलरेडी समीकरण 1 और समीकरण 2 दे देंगे, उससे हो जाएगा। 7वें वर्षों में कुल उत्पादन, कुल उत्पादन का मतलब होता है जोड़ना होता है कि आपने कितना उत्पादन किया, पहले साल में प्लस दूसरे साल में प्लस तीसरे साल में प्लस चौथे साल में, या तो अलग अलग सालों का निकालो फिर जोड़ दो, वरना एक काम करो सीधा सीधा 7 वर्षों का कुल उत्पादन का मतलब होता है SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारे मान आपके पास पड़े, काम हो जाएगा। जो मैं बातें बता रहा हूं पहले उसके ऊपर गौर करना सा। पहले तो आपको तीसरे वर्ष का दे रखा, इसका मतलब A3 का मान दे रखा। A3 का मान आपके पास है 600 TB। A3 का अपने पास AP में मतलब होता है A प्लस 2D बराबर हो गया 600, समीकरण संख्या 1। तथा 7वें वर्ष में 700 TB का उत्पादन करता है, तो A7 बराबर 700, A प्लस 6D बराबर 700, और ये हो गया समीकरण संख्या 2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए कि तीसरे वर्ष का मतलब हमारे पास AP बन रही है, क्योंकि ये निश्चित संख्या में बन रही है तो AP होगी। तो तीसरे वर्ष का मतलब होता है A प्लस 2D बराबर 600। A7 का मतलब 7वें वर्ष में उत्पादन कर रहा है, 700 तो हमने A7 लिख दिया, और A7 का मतलब A प्लस 6D। और जब जब ऐसे दो समीकरण बन रहे तो हमने एक सिंपल सा काम किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस किया। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं। तो समीकरण 1 लिखो, पहले तो 1 लिखोगे तो A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 600, और ये A प्लस 6D बराबर हो जाएगा 700। ठीक है, ये हो गया। अब कर दो माइनस 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 माइनस, ये तो चिन्ह चेंज होंगे। और अब आप सबको पता है कि A से A तो हो गया कैंसिल, ये लो सब हो गया कैंसिल। ये कितना देखो, ध्यान दो इधर, कहीं गड़बड़ है क्या रे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कैलकुलेशन ठीक है, यहां तक तो हो गया। और यहां देखो, अब प्लस का 6D नहीं है, माइनस का 6D, माइनस का 6D में से 2 जाएगा तो माइनस का 4D बचेगा, और माइनस 700 में से 600 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा। तो D बराबर माइनस का 100 बटा में माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, D का मान 100 बटा 4 का मतलब D का मान कितना आ जाएगा 25। ये तो D आ गया, किसका मान आ गया, D का। बोलो सब, यहां तक समस्या हो तो बोलो कोई। ये तो बहुत इजी वे में काम किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो अब कितनी बार हमने कर लिया। 5.2 में किया था, उदाहरणों में किया था, 5.3 में लो, सवालों में और आ गया, उदाहरणों में आ गया, सवालों में और आएगा। तो जैसे ही समीकरण 1 और 2 बने हमेशा ये काम करना। अब D का मान आप कहाँ रखेंगे, आप रखेंगे D बराबर 25, समीकरण 1 में रखने पर D बराबर 25 कौन सा समीकरण रखेंगे, 1 में। तो एक समीकरण है आपके पास A प्लस का 2D बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, तो A की जगह A प्लस 2 गुणा D का मान 25 बराबर 600। तो A प्लस 25 को 2 से गुणा करोगे 50 बराबर में हो जाएगा 600। तो A बराबर 600 प्लस का 50 उधर जाएगा माइनस का 50, तो A बराबर कितना आ जाएगा 550। A का मान कितना आ गया साहब 550। पहली बात तो यहां तक बता दो आप लोग
किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ये बताओ मुझे। पहले जगह कर देता हूँ मैं, आराम से हम सवाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो यहाँ तक बताओ, हमें जो जो बोला गया था, ये एक एपी बना रहे हैं क्योंकि निश्चित संख्या में एक वृद्धि हो रही है, तो एपी बन रही है, मतलब तीसरे वर्ष का बोला था हमारे लिए, वो A3 का काम करेगा। तीसरे वर्ष का मतलब एपी में A3 का काम करेगा। तो तीसरे वर्ष में 600 का उत्पादन किया, 600 टीवी है, समझना आप लोग। A3 का मतलब होता है A+2D बराबर 600। सातवें वर्ष का मतलब बोला था हमें A7 मिलेगा, A7 बराबर 700। A7 का मतलब A+6D, ये तो अब समझ में आ जाने चाहिए, एक डी कम सोचना है। जब जब समीकरण 1 और 2 बनता है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते ही A से A हमेशा ही क्या होता है, कैंसिल होता है, D का मान आता है। D का मान कितना आया, 25। ये तो मैंने कैलकुलेशन की, ठीक है, ये तो मैंने कैलकुलेशन की, समझ गए होंगे। माइनस माइनस ये प्लस है, तो 100/4 का मतलब 25 होता है। तो D बराबर 25 समीकरण 1 में रखना है। यहाँ समीकरण 1 में D का मान रखा तो उधर गया, तो 600 में से 50 जाएगा तो 550 आएगा। अब A और D आ गया तो बाकी काम भी इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सवाल का आपके लिए उत्तर लिख रहा हूँ, ये रहा। आप लिखेंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन बराबर 550। ये हो गया। देखो प्रथम वर्ष का मतलब हमारे लिए तीसरा वर्ष है। A2 क्या होगा, दूसरा वर्ष। A1 क्या होगा, पहला वर्ष। तो A1 का मतलब यही तो होता है। आप समझ लो कि अगर आप एपी बनाते तो एपी वही तो बनती, A1 A2 A3, तो A1 ही था प्रथम वर्ष का उत्पादन। तो प्रथम वर्ष में कितना का उत्पादन हो जाएगा, 550 का। 550 टीवी है, आप समझ आए, ठीक है। दूसरा 10वें वर्ष में उत्पादन। अब 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब हो जाएगा A10। A10 और A10 को लिखने का तरीका होता है A+9D। तो 10वें का मतलब A10 बराबर, A का मान कितना है 550 प्लस 9 गुणा D का मान कितना है 25। तो A10 बराबर 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करो 225, ठीक है। तो A10 बराबर ये कितना हो जाएगा 775, कितना हो जाएगा 775। ये लो सब, एक उत्तर तो ये आ गया यहाँ पर और एक आ गया आपके पास ये। पहले आप यहाँ तक चेक करो, कोई दिक्कत हो तो बोलो समय से कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है कि ये समझ में नहीं है। देखो पहले हमने A और D निकाला। A का मान ही वही प्रथम वर्ष में उत्पादन, क्योंकि A ही होता है प्रथम वर्ष, एक वन का मतलब होता है। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन आपसे पूछा गया पहला सवाल, प्रथम वर्ष में उत्पादन 550 टीवी का कर लेगा। 10वें वर्ष में उत्पादन का मतलब होता है हमारे पास A10, और A10 को लिखने का तरीका होता है A+9D। शायद ये तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो A का मान 550 लिया हुआ, 9 गुणा D का मान 25 गुणा बाकी 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हो जाएगा 775 टीवी का। अब हमें पूछा गया प्रथम 7 वर्ष में कुल उत्पादन, ठीक है। तो तीसरा सवाल हमारे लिए यहां आएगा, सात वर्षों में कुल उत्पादन, ठीक है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन पूछा गया तो इसका सूत्र हो जाएगा SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S की जगह S, N का मतलब 7 पूछा गया 7 वर्षों में, तो N का मान 7/2, 2 गुणा A का मान है 550 प्लस N का मान है 7 माइनस 1 और D का मान है 25। चलिए साहब, S7 बराबर 7/2, इसको गुणा करवाओगे तो 1100 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 1 6 और 6 गुणा 25। तो S7 बराबर 7/2 1100 प्लस 25 को 6 से गुणा करोगे तो 150 आ जाएगा। 25 गुणा 6 कितना हो जाएगा 150। तो ये S7 बराबर 7/2, इनको जोड़ो, ये तो हो गया 1250। 1250 ये क्या है, बिल्कुल 1250 है ये। और S7 बराबर 7 गुणा, ये 2 से काटोगे तो ये तो 625 बार कट जाएगा ये इससे,
इसका भाग इसमें कितनी बार गया, 625 बार। तो S7 बराबर गुणा कर दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 छंग 42 और 1 43। तो 4335 टीवी जो है वो आपके पास क्या करेगा, निर्माण करेगा। मैं उत्तरमाला मैच कर लेता हूँ आपके लिए, 4375 है। हाँ बिल्कुल 17 ही तो आएगा, 7 दूनी 14 और 3 17 ही तो होता है, बिल्कुल। ये लो सर 4375। तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, मैं यहाँ साइड में आपके एक काम कर देता हूँ। ये सब टीवी हैं, ध्यान रखना। प्रथम वर्ष में कितने टीवी बेचेगा, 550। इसमें कितने बेचेगा, ये, और यहाँ पर बेचेगा आपके कितना, ये तो आप समझ आना। टीवी की बात कर रहा है तो मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। ये लो सर, ये हमने कर दिया इस सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से खत्म। मेन जो था ना वो यहाँ तक है, ध्यान रखना। बाकी के पुराने सवाल हैं जो समीकरण 1 और समीकरण 2 बने, विलोपन विधि लगाई, ए और डी का मान आया। प्रथम वर्ष का मतलब होता है ए का मान, 10वें वर्ष का मतलब ए प्लस 9d, तो दोनों मान पड़े, ए और डी का रख देते। 7 वर्षों में कुल उत्पादन का मतलब होता है SN ज्ञात करना, तो SN का ये सूत्र लगे, n की वैल्यू 7 है, 7 वर्षों में जाना है ना, n का मतलब हो गया 7। बाकी सारी कैलकुलेशन है और 4375 इसका उत्तर आ गया। उम्मीद है जो हमने उदाहरण शुरू किए थे 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक बढ़िया तरीके से आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। मस्त तरीके से आप सॉल्यूशंस कीजिए। कल की क्लास में मिलते हैं प्रश्न संख्या 1 और 2 का सॉल्यूशंस लेकर, क्योंकि उसके अंदर भी सवाल है। पहले के अंदर टोटल 4 हैं और दूसरे के अंदर टोटल 3 हैं, तो भी वीडियो लंबा बन जाएगा। फिर अगली क्लास 4-5 भागों में बांट दूंगा मैं इसको, आप टेंशन मत लो, कैसे करना कैसे नहीं करना वो मैं आपको करवा दूंगा। मस्त रहिए आप लोग, ठीक है। ढंग के सवाल होंगे जो अपने आप बड़े तरीके से हो जाएंगे। तीसरे में 10 सवाल हैं, वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा सवाल है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में प्रश्न संख्या 1 और 2 का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए 6 के 6 एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल कर लेंगे तो क्वेश्चंस में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ईजी वे में हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।